अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोगों ने देखा होगा कभी ये जो पहली पिक्चर है ना, इसमें अगर हम पानी को ऊपर की तरफ थ्रो करें तो वो कर्व बना के नीचे गिरता है, या किसी भी हम पत्थर को या कोई भी चीज़ हो हम अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो जब वो वापस गिरता है तो कर्व बना के गिरता है। इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी ये हॉरिजेंटल में भी मूव करता है ऑब्जेक्ट और वर्टिकल में भी मूव करता है। ठीक है, कोई भी अगर हम पत्थर ऊपर की तरफ फेंके तो कर्व बना के गिरता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस तरह सामने पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि पानी जो है ना वो गिर रहा है कर्व बनाकर, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम इसकी डेफिनेशन भी करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन near the earth's surface and it moves along the curved path under the action of gravity only। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थ से फेंका जाता है और वो जब वो मूव करता है वो कर्व पाथ में मूव करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कर्व पाथ बनता है? एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये बात माइंड में रखना, एक्शन ऑफ ग्रेविटी वाला, इसको आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव भी कर रहा है तो ये ग्रेविटी की तरफ वजह से मूव कर रहा है। अगर लेट्स सपोज ग्रेविटी ना होती तो ये ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव ना करता। तो इस बात को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने इतना याद करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव करता है तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद यहाँ पे देखें मोशन ऑफ राइडर परफॉर्मिंग बाइक स्टंट। यहाँ पे देखें अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का जगह जिस तरह आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, जिसमें बाइक वाले ना मूव करते हैं किसी भी स्लोप से ऊपर, तो वो इस तरह कर्व बना के मूव करते हैं, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और उसके अलावा ये भी यहाँ पे देखें पानी गिर रहा है, जो कि खूबसूरती के लिए, ब्यूटीफुल के लिए यहाँ पे पानी के उन्होंने डिफरेंट कलर्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें इसमें भी पानी अगर गिर रहा है तो कर्व पाथ बना के गिर रहा है। तो मोशन ऑफ वाटर जेट्स कमिंग आउट फ्रॉम अ नोजल। तो ये डिफरेंट एग्जांपल दी, इसकी पिक्चर दी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन असल में होती क्या है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ये 3-4 पिक्चर थी, लेकिन एक बात माइंड में रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है अजम्पशन यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। असल में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ना कुछ अजम्पशन करने पड़ते हैं। क्या मतलब? देखो, अगर हम ये बात कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में जा रहा है तो ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, तो ये हर जगह पे तो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो ये ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ में जा रहा है तो यहाँ पे तो ग्रेविटी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो ग्रेविटी तो कम होती जाती है। तो इसका मतलब है क्या, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो पैराबोलिक जो पाथ बन रहा है क्या वो नहीं बनेगा? तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आते हैं। और दूसरी बात, अब ऐसा भी तो हो सकता है अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका हो तो एयर रेजिस्टेंट ने उसने ऑब्जेक्ट को कर्व पाथ बना दिया हो। ठीक है, ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है ना, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एयर रेजिस्टेंस भी उसके पाथ को मोड़ सकती है, यानी कर्व पाथ बना सकती है। तो ये भी तो इफ़ेक्ट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि रोटेशन ऑफ जो अर्थ है वो भी अफेक्टेड हो सकती है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंका, सही है। अच्छा, अब अगर अर्थ की रोटेशन की वजह से हम तो अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, ऑब्जेक्ट तो वहीं के गिरेगा जहाँ से फेंका था। ठीक है, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ को हम कंसीडर कर लें तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट तो वहीं पे गिरेगा, हम रोटेशन की वजह से उस पॉइंट से दूर हो जाएंगे, तो ये भी तो इफेक्ट हो सकता है। यानी इसके 3 कंडीशन है, अगर वो माइंड में लेके आए तो हम नहीं कह सकते कि ड्यू टू ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो नहीं हो सकता। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में जा रहा है वो ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह से? एयर रेजिस्टेंस की वजह से, यानी हवा उसको रोक रोक कर उसके पाथ को मोड़ रही हो, नीचे की तरफ बेंड कर रही हो। पहला पॉसिबल केस ये भी तो हो सकता है। दूसरा ये भी तो हो सकता है हमने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंका,
और वो आएगा भी नीचे। हो सकता है कि हम रोटेशन की वजह से उस पॉइंट से हट गए हों, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो हम हर टाइम एक ही जगह पे तो नहीं रहते, मतलब हम तो उस जगह से हट जाते हैं। ऑब्जेक्ट तो सीधा आएगा लेकिन हम उस जगह से हट जाएंगे, ये भी तो पॉसिबल केस हो सकता है अगर हम रोटेशन ऑफ अर्थ को कंसीडर कर लें। और तीसरी बात ये भी तो हो सकती है कि जो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है करीब में वो ज़्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी तो कम होती जाएगी। फिर तो हम नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ बना रहा है तो वो ग्रेविटी की वजह से बना रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं तो इन 3 क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। क्या मतलब, हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस लग ही नहीं रही। पहला क्या कह रहे हैं, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह देते हैं कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे लग नहीं रही, और जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो भी नहीं हो रही। और तीसरा जो कि ये था कि जी की वैल्यू जो है ना वो तो सरफेस पे ज़्यादा होती है और ऐसा ऐसा कम होती है। हम कहते हैं नहीं, जो ग्रेविटी है वो हर जगह पे क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम 3 एजम्पशन कर लेते हैं। पहला एजम्पशन हमारा क्या है कि इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को हम उसको क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं रेजिस्टेंस लग ही नहीं रही। और दूसरा क्या है, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, यानी अर्थ का कर्वेचर का जो कंसेप्ट होता है वो कह लें, या उसके बाद जो रोटेशन ऑफ अर्थ है इसको भी हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, कांस्टेंट, हर जगह पे इक्वल है। अब एक बात यहाँ पे याद रखना, क्योंकि हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। ये बात याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, मतलब जो हमारा जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये बात याद रखना। और दूसरी बात, क्योंकि वर्टिकल मोशन में हम कहते हैं जो हमारा स्मॉल ए एक्सेलरेशन होता है वो स्मॉल जी के बराबर हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं वर्टिकल मोशन में हमारा जो स्मॉल ए है वो किसके बराबर हो जाता है, जी के, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन, ए भी एक्सेलरेशन है और जी भी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जी कांस्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, जी कांस्टेंट है। अगर जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ए भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बात याद रखना। ये मैं अजम्पशन 1 मिनट में आपको उस पॉइंट पे पहले लेके जाता हूँ। उस स्लाइड को हम पहले पढ़ लेते हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 2 मोशन होती है। ठीक है, एक हमारे पास कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक हमारे पास कौन सी होती है, वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा जी के बराबर होता है और जी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ए भी क्या है, कांस्टेंट होता है। ये बात याद रखना। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक क्या होता है, वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि ए जी के बराबर है। जब जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ए भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात माइंड में रखना। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं इस पर जहाँ से हम वापस चले गए थे अपनी स्लाइड पे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अजम्पशन हमने क्या किया, पहले क्या कहा कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या कहा कि रोटेशन ऑफ अर्थ को भी हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा क्या कहा कि हमारा एक्सेलरेशन ए जी के बराबर और जी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए भी क्या है, कांस्टेंट है। अब उसके बाद आ जाए यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के मॉडल को हम स्टडी करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, जो बॉल जा रही है ना, ये कर्व पाथ है, इसको हम पैराबोला भी कहते हैं। तो ये कर्व पाथ में जाके ना, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है, यूं कर्व बना बना के नीचे आती है, यहाँ से गिरेगी। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और ये उसकी मैक्सिमम हाइट है और ये उसकी क्या है, मैक्सिमम रेंज है। ये मैक्सिमम रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है और ये उसका क्या है, पैराबोलिक पाथ है। अच्छा, अब उसके बाद हम एक और काम करते हैं। देखें यहाँ पे कि हमारे पास एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम एयर में यानी ऊपर की तरफ फेंकते तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और उसके बाद एक और पॉइंट है, नीचे देखें, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद एक और डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द वेलोसिटी विद विच, वो वेलोसिटी जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे यानी थ्रो करेंगे एयर के अंदर, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यानी अगर हम देखें कि यार वी जो है ना, जिस वेलोसिटी के साथ वी के साथ हमने फेंका तो यहाँ पे इसकी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर हमारी वेलोसिटी सपोज करें हमने इसको ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकंड के साथ, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगी, 25 मीटर पर सेकंड होगी। जिस वेलोसिटी के साथ हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो कहलाएगा उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो ये जो हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है, इस एंगल थीटा को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, उसके बाद है द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। वो पाथ, देखिए ये वाला जो पाथ बन रहा है, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। तो ये हमारा ट्रैजेक्टरी है, ये वाला पाथ जो है वो क्या है, ट्रैजेक्टरी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे देखें, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द इंटायर ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम देखो, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर इंटायर ट्रैजेक्टरी यानी पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो एंडिंग पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट ये जो मैक्सिमम और वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग मोशन। देखिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इंटायर मोशन। पूरी मोशन के अंदर यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज बोलेंगे, और वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट बोलेंगे। और जो टोटल टाइम लगेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो टोटल टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन चीज़ें यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन चीज़ें हैं। अब इनकी अलग अलग डेरिवेशन भी हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ पिंक एंड येलो बॉल्स आर फॉलिंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, दो बॉल्स को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, येलो बॉल इज मूविंग हॉरिजॉन्टली व्हेन इट इज़ फॉलिंग हैव नो इफेक्ट ऑन इट्स वर्टिकल मोशन में। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंकें या वर्टिकल फेंकें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों की मोशन इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, अब हम इनका एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस में यहाँ पे हम 5 फ्रेम लेते हैं, तो उसमें हम डिस्टेंस और डिफरेंट पॉइंट्स के या डिफरेंट पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी को चेक करते हैं। पहला फ्रेम लेते हैं, इसमें देखें ये हमारे पास यहाँ पे स्टार्टर में चेक करते हैं, स्टार्ट में चेक करें। तो अगर हम देखें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है v1x, वो सीधी जा रही है। अच्छा, और उसके बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी v1y वो ऊपर जा रही है। वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जा रही है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस तरफ जा रही है स्टार्ट में, फ्रेम 1 में। इसी तरह अब हम देखते हैं फ्रेम 2 में। फ्रेम 2 में पॉइंट थोड़ा अलग पोजीशन पे आ गया, पहले स्टार्ट में था, अब यहाँ पे आ गया। अब इस पोजीशन पे देखें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस तरफ है और वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो उन्होंने यहाँ पे एरो बना दिया, डॉट के आगे एरो, v1 इस तरफ जा रहा है और v1y ऊपर जा रहा है। फिर हम तीसरे फ्रेम में देखें, अब पॉइंट ना ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे है। अब देखो इस जगह पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन तो है, लेकिन अब ऊपर नहीं जा रहा, यानी इसकी आखिरी लिमिट है।
ये अभी हॉरिजॉन्टल में तो जा रहा है लेकिन वर्टिकल में नहीं जा रहा, तो इसलिए उन्होंने डॉट के आगे एरो का सिंबल ऊपर नहीं बना। यहाँ पे देखें डॉट के आगे एरो का सिंबल नहीं बना, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर नहीं जा रहा, रुका हुआ है, यानी वर्टिकल मोशन इसकी ज़ीरो हो गई है। वर्टिकल मोशन क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है, और हॉरिजॉन्टल अभी भी जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद एक और कम, अच्छा अब उसके बाद फ्रेम ये हमारे पास 3 हो गया। फ्रेम 3 के बाद फ्रेम 4 को देखें। फ्रेम, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ये कि यहाँ पे वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन को दोनों तरीके से दिखा है। अब फ्रेम 4 में आ जाए। फ्रेम 4 के अंदर ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा नीचे आ गया। अब देखें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी आगे जा रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आ रही है, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आ रही है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो उसकी आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ जा रही है और वर्टिकल रुकी है। उसके बाद फ्रेम 5 में देखें। फ्रेम 5 में वर्टिकल वेलोसिटी इसकी अभी भी नीचे आ रही है और हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ भी उन्होंने फिर सबको एक साथ दिखा दिया, स्टार्ट में भी, फिर ऊपर, यानी इसके पांचों फ्रेम को उन्होंने एक साथ मिला दिया। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, सबको दिखा रहे हैं। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन पे आए, क्योंकि हमने इसके अंदर हमने 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। टाइम ऑफ लाइट की डेरिवेशन, हाइट की डेरिवेशन और रेंज की डेरिवेशन, तीनों डेरिवेशन यहाँ पे हमने पढ़नी है। तो पहले हम टाइम ऑफ लाइट की डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी अलोंग द वाई एक्सिस इज गिवन इज इक्वल टू। अब देखें अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, जो हमारे पास वाई है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं हो रहा, यानी वाई ज़ीरो हो जाएगा और स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। हमारा जो वाई है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से जाता है ऊपर फिर नीचे आके गिरता है, तो वाई ज़ीरो हो जाएगा। इन वर्टिकल डिस्टेंस कवर होता नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो होता है, ऑब्जेक्ट आगे जाके गिरता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर करता है लेकिन वर्टिकल नहीं होता, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ पे हम y की जगह 0 पुट कर देंगे, और ये v नॉट आई वाई, क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो v नॉट आई वाई लिखेंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो v आई एक्स लिखते हैं। तो v आई वाई बराबर होते हैं v आई साइन थीटा के, क्योंकि जब y का मतलब है y कंपोनेंट्स, v आई वाई का मतलब है वेलोसिटी का y कंपोनेंट्स। अगर x कंपोनेंट्स होता तो उसके साथ कॉज लगता है, y कंपोनेंट्स होता तो उसके साथ साइन लगता है। तो ये बनेगा वी आई साइन थीटा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल जी, -1/2 एज एट जी की जगह जी, और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस तरफ माइनस का है और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा इस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, -1/2, और ये वी नॉट साइन थीटा ऐसे रहेगा टी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास टी के साथ एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी के साथ एक टी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये जो वी नॉट साइन थीटा है, वी नॉट साइन थीटा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह बनेगी, टी इज़ इक्वल टू, पहले स्मॉल एक टी से एक टी कैंसिल हो जाए, बाकी एक टी बचेगा, और जब एक टी बचेगा तो ये 2 डिवाइड हो रहे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वी आई ये बनेगा साइन थीटा, और डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये जो जी मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी बनेगा, और टी से एक टी कैंसिल हो, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा, ऊपर वाला ये बन जाएगा 2 वी आई नाइट साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। 2 इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 2 वी आई साइन थीटा अपॉन में जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ फॉर टाइम फिलिंग फॉर सिमेट्रिकल पैराबोलिक पाथ, यानी पूरे पाथ के लिए। अगर हमें सिर्फ आधे पाथ के लिए निकालना है तो 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी ये सिर्फ अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो टाइम जो है ना ऊपर वाला, ये जो हमारे पास ये वाला टाइम है, ये फार्मूला है किसके लिए, पूरे टाइम के लिए, लेकिन हमें टाइम निकालना है आधा, सिर्फ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए, तो इसलिए 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज की डेरिवेशन।
देखें रेंज तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल फार्मूला लगा देंगे एस इज इक्वल टू वी टी वाला। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होता है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल वी का वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लगा देंगे वी एक्स वाला। तो वी एक्स बराबर होगा वी नॉट कॉस थीटा के, और टी की जगह टी आ जाएगा। फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला टी की वैल्यू ये पुट कर देंगे वी आई साइन थीटा अपॉन में जी। सॉरी ये वाला नहीं, क्योंकि हम अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल उसमें हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। देखें यहाँ पे एक चीज़ ज़रा डिस्कस कर लें। हम ऊपर वाला ये जो स्मॉल कैपिटल टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा अपॉन जी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नीचे वाला नहीं लगाएंगे। क्यों? ऊपर वाला फार्मूला हमारे पास टोटल पाथ के लिए, टोटल पाथ के लिए कितना टाइम लगता है ये उसका फार्मूला है, और रेंज जो है वो भी तो टोटल पाथ है। तो इसलिए हम ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, नीचे वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाला तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, आधे टाइम के लिए, और ऊपर वाला फार्मूला टोटल टाइम के लिए फार्मूला। जब टाइम टोटल लगेगा तो रेंज भी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी नॉट कॉज अल्फ़ा। अच्छा देखो ये मैंने स्लाइड किसी और जगह से उठाई है, क्योंकि ये इसमें सही नहीं आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ वी नॉट कॉज अल्फ़ा नॉट लिखा हुआ, तो अल्फ़ा नॉट नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, एंगल चेंज कर देंगे। जो अल्फ़ा नॉट है आप इसको चेंज करके यहाँ पे क्या बना देंगे, थीटा। तो ये आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम की क्या है, टाइम की देखें ये लिखा हुआ है टू वी नॉट, ये आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो अल्फ़ा नहीं लिखना, थीटा लिखना है। टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अच्छा उसने एक और भी मिस्टेक है, यहाँ पे वी नॉट 2 बार लिखा हुआ है, तो बस एक ही लिखना। वी नॉट को ये वाला वी नॉट को वी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, आगे 2 लिख देंगे, और साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। और ये हमारे पास वी नॉट स्क्वायर एज इट। अच्छा एक उसने चेंजिंग की है यहाँ पे, ये बात ज़रा फोकस करें। ये जो हमारे पास लिखा हुआ ना, जिस तरह मैंने सर्कल बनाया ऊपर वाला, ये वाला जिसमें लिखा हुआ है टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा नॉट कॉज अल्फ़ा नॉट, ये वैसे अल्फ़ा नॉट तो मैं वैसे ही ले रहा हूँ, लेकिन अल्फ़ा नॉट की जगह क्या लिखना, थीटा। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर होते हैं साइन 2 थीटा के। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर ये फार्मूला है, यानी जो हमारे पास साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है किसके, टू साइन थीटा और कॉस थीटा के। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। एक मिनट में दोबारा लिखता हूँ इसको। ये जो हमारे पास साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा, और साथ में क्या आता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा लिख देंगे, वी नॉट स्क्वायर की जगह वी नॉट स्क्वायर लिख देंगे, नीचे वाले जी की जगह जी लिख देंगे। ठीक है, ये चेंजिंग करेंगे। अच्छा अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास है इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन है, इसलिए के लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर जो हमारे पास होता है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये वाला हमारा फार्मूला वहाँ पे लगेगा, तो उसने थोड़ा चेंजिंग कर दिया, यानी मैं इसकी 1 मिनट में आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है टू ए एस इज इक्वल टू होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो उन्होंने चेंज किए, ये जो वी आई स्क्वायर उसको उधर लेके गए, और ये टू एस को इस तरफ लेके आए। ठीक है, तो उन्होंने चेंज कर दी, ये वी आई स्क्वायर माइनस का इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और टू ए एस यहाँ पे एस की जगह उन्होंने जी लिख दिया। ठीक है, ये चेंजिंग करेंगे, एस की जगह क्या लिख देंगे, जी। तो उन्होंने चेंजिंग की। अच्छा अब देखें वी एफ स्क्वायर का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। आप सोचें अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुकता है। जब हम नीचे फेंकते हैं तो वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी जब नीचे से फेंकेंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है बाद में वेलोसिटी, जो कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके क्या करेगा, रुकेगा। जब ऑब्जेक्ट रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो नहीं हो जाएगी। और वाई की जगह क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, या जी लिख दो आप लोग की मर्जी। तो इसलिए वी एफ की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया। आगे देखें, वी एफ की जगह हमने क्या लिख दिया, ज़ीरो, और वाई की जगह एच लिख दिया।
तो 2GH हो जाएगा और VIY का मतलब है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं साइन थीटा लगता है और हॉरिजॉन्टल हो तो कॉस थीटा लगता है। तो ये माइनस का 2GH इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और V0 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 2G मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू VI साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो ये बनेगा, यहाँ पे उन्होंने एक फार्मूला बनाया, वरना अब इससे हम एक और भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं एक और फार्मूला बना के देता हूँ इसका। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H इज़ इक्वल टू ये बनेगा VI का स्क्वायर। एक मिनट में इसको सारा क्लीन करके इरेज करके फिर मैं लिखता हूँ। अब मैं इसे लिखता हूँ, H का हमारे पास फार्मूला बनेगा H इज़ इक्वल टू ये VI का भी स्क्वायर हो जाएगा, VI स्क्वायर, और साइन थीटा इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई G। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास G आ जाएगा ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे नहीं, एक में नीचे एंड में जाके हम लिखेंगे इसको। ये हमारे पास V0 का VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई G आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम, यहाँ पे वो ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे मिलेगी, मैक्सिमम हाइट हमें किस एंगल पे मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या लिखा, साइन 45 लिख दिया, थीटा को क्या ले लिया 45। वो यहाँ पे चेक करना चाहता है कि 45 डिग्री पे हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसने यहाँ पे साइन 45 थीटा की जगह 45 लिख दिया और साइन 45 पे क्या देता है, 1/√2 देता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या किया, साइन 45 की वैल्यू पुट कर दी, तो साइन 45 पे देता है 1/√2 देता है। और क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसने आगे जाके पुट कर दिया। तो इसका फार्मूला आता है V0 स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा, 4 मैक्सिमम। फिर उसने क्या किया, 90 डिग्री पे चेक कर रहा है, तो साइन 90 पे क्या देता है, 1 देता है, VI स्क्वायर अपान 2G, और यहाँ पे V0 स्क्वायर अपान 2G। तो उसने मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए उसने 45 डिग्री पे भी चेक किया और 90 डिग्री पे भी चेक किया। तो आज का ये हमारा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसके अंदर हमने रेंज भी फाइंड किया, रेंज को भी डिस्कस किया। ये देखिए, ये हमारे पास रेंज हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तीनों को। अब एक यहाँ से जो MCQs बन सकते हैं वो 3 तरह के MCQs बन सकते हैं। पहले MCQs क्या है, एक बात याद रखना कि हमें मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे मिलेगी, हमें मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे मिलेगी। मैक्सिमम रेंज हमें किस एंगल पे मिलेगी, 45 डिग्री पे मिलेगी, ये बात याद रखना। और दूसरी बात, जो हमें रेंज है 2 डिफरेंट एंगल पे सेम मिल सकती है, हमें रेंज 2 डिफरेंट एंगल पे मिल सकते हैं। कौन से 2 डिफरेंट एंगल पे हमें मिल सकती है, पहला ये कि अगर उन दोनों का सम कितना आ जाए, 90। अगर 2 एंगल का सम 90 आ जाए तो उन पे रेंज क्या होगी, सेम। जिस तरह 60 और 30, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90। तो जो रेंज हमें 60 डिग्री पे मिलेगी वही रेंज हमें 90 डिग्री पे मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम एक ले लें 70 ले लें और एक हम ले लें 20, दोनों का सम कितना होता है, 90। तो जो रेंज हमें 70 डिग्री पे मिलेगी वही रेंज हमें 20 डिग्री पे मिलेगी। इसी तरह अगर हम 2 एंगल ले लें, एक 50 ले लें और एक 45 ले लें, तो 50 और 45 का सम भी कितना होता है, 90। तो जो रेंज हमें 50 डिग्री पे मिलेगी वही रेंज हमें 40 डिग्री पे मिलेगी। इसी तरह अगर हम एक पहला एंगल भी 45 ले लें, दूसरा भी क्या ले लें, 45, दोनों का सम कितना हो रहा है, 90। ठीक है, तो मतलब मैं एट द एंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 एंगल का सम 90 हो जाए तो उन दोनों पे रेंज हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी।